Hey there, welcome everyone. This is Tarun Lawat. Welcome to one more lecture of Tarun Lawat Physics. Today we are going to discuss one more topic of chapter number 4 of class 12th physics, that is magnetic effects of current. And our today's topic will be solenoid. Right? आज हम पढ़ेंगे solenoid. ठीक, solenoid पढ़ते हैं आज. तो what is solenoid? Basically एक current carrying coil with large number of turns and length. उसको हम क्या बोलते हैं? Solenoid. तो this is what a solenoid is. ठीक है, तो एक कॉइल है विद लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स और उसकी कुछ सर्टेन लेंथ है, इसको हम बोलते हैं सॉलिनॉइड. लेट्स सपोज इसके अंदर से हमने करंट पास कराया, ठीक है, कुछ सर्टेन वैल्यू का, तो करंट की वजह से इसके अंदर क्या डेवलप हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा. इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है वो सिमिलर होता है जैसा एक बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है. बार मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? लेट्स सपोज दिस इज बार मैग्नेट ऑफ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. तो नॉर्थ से साउथ लाइनें जाती हैं और साउथ से नॉर्थ अंदर, है ना. मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ और मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ. इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होता है अराउंड अ बार मैग्नेट. क्लास 9th और 10th में आपने इसके बारे में डीपली पढ़ा होगा, है ना. सिमिलरली इसी तरीके का मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाता है? सॉलिनॉइड. तो सॉलिनॉइड में भी इसी तरीके का मैग्नेटिक फील्ड हमको दिखाई देता है. ठीक है, तो सॉलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कुछ किस तरीके से हो जाएगा? तो अंदर लाइनें कुछ इस तरीके से होंगी, पैरेलल एक दूसरे के, राइट. और बाहर इस तरीके से ये क्लोज हो जाएंगी. राइट, इस तरीके से क्या होगा? एक मैग्नेटिक फील्ड ठीक, इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा. राइट. अच्छा, अब इसकी वजह से हमको इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, लेट्स सपोज यह एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है ए, और इस पर हमको क्या फाइंड आउट करना है? मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ. ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ से हमने एक स्ट्रेट इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से हमने एक मैग्नेटिक फील्ड निकाला था यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ. उसमें हमने एम्पीरियन लूप बनाया था लास्ट लेक्चर में. सिमिलरली वही काम करेंगे हम एम्पियर सर्किटल लॉ की मदद से सॉलिनॉइड में क्या निकालेंगे? मैग्नेटिक फील्ड. तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है? कि एम्पीरियन लूप बनाना. पहला काम क्या होता है? कि एम्पीरियन लूप बनाना, और उस एम्पीरियन लूप की वजह से कुछ प्रॉपर्टीज डेवलप हो जाती हैं, उनके बारे में लिखना. तो हम क्या करेंगे? एक ऐसा एम्पीरियन लूप बनाते हैं जो इस पॉइंट ए से पास हो रहा हो. तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप बनाते हैं. देखो इस तरीके से एक रेक्टेंगल बनाते हैं, इमेजिनरी रेक्टेंगल, और इस रेक्टेंगल को हम नाम दे देते हैं कुछ. लेट्स सपोज ये हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी. राइट, और इस पॉइंट को हम ओ मान लेते हैं, है ना. राइट. अच्छा, तो वो पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड करना है. तो आप देखो, पहले हम लिख देते हैं इस लूप के बारे में कि एन एम्पीरियन लूप इज ड्रॉन. ठीक है, तो अभी मैं ये लाइनें थोड़ी सी रब कर रहा हूँ लिखने के लिए. राइट, तो हम क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट क्या होगा हमारा? देखो कि एन एम्पीरियन लूप इज ड्रॉन अ रेक्टेंगुलर, है ना, अ रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप ABCD is drawn such that point O lies on one of its side. ठीक है, पॉइंट कहाँ लाई करता है? इस पे. अब देखो एक बात और, अगर आप हम इस लूप को देखें, देखो अभी फ़िलहाल आप ए बी लेंथ को देखो. जब आप ए बी लेंथ को देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटी सी लेंथ सेलेक्ट करो, DL, कोई सी भी लेंथ सेलेक्ट कर लो, एक छोटी सी DL ए बी के अराउंड. तो देखो DL भी ऐसे ही है और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है. तो थीटा कितना हो गया? 0. तो ए बी के अराउंड थीटा 0 है. अच्छा, BC को देखो, BC ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो थीटा 90 हो गया. अच्छा, DA को देखो, DA ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, थीटा 90 हो गया. ठीक है, और यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, है ना भाई. देखो ये लाइन गई ऐसे घूम के ऐसे आती है. ये जो एरिया होता है
ठीक है, सोलेनॉइड के ऊपर और नीचे वाला, इसको नल जोन बोलते हैं। यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, ऊपर होगा लेकिन बिल्कुल इसके ऊपर, बिल्कुल यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, इसको नल जोन बोलते हैं। तो यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो है। क्लियर हुई बात? ऊपर होगा लेकिन इसके जस्ट बराबर में, मतलब मैंने छोटा सा लूप बनाया है, छोटी सी जगह में लूप है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। राइट, लाइनें नहीं है ना यहाँ पे। अच्छा, अब देखो तो हम लिख देते हैं कि हमको ये बात समझ में आ गई कि ए बी लेंथ के अराउंड थीटा क्या है? ज़ीरो है। ठीक है, थीटा इज इक्वल्स टू ज़ीरो अक्रॉस ए बी और थीटा इक्वल्स टू 90 अक्रॉस बी सी एंड ए डी। सही बात है कि नहीं? अच्छा, ये बात हो गई। अब एक बात और है देखने वाली, देखो क्योंकि अंदर लाइनें पैरेलल हैं, पैरेलल लाइंस का मतलब होता है यूनिफॉर्म फील्ड, और यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब होता है सब जगह उसकी वैल्यू क्या होगी? सेम। तो अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड क्या है? सब जगह सेम स्ट्रेंथ का है, इसलिए अंदर कैसा है? मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो यानी B इज कांस्टेंट कहाँ? अंदर, इनसाइड द सोलेनॉइड। ये बात भी हमको साफ समझ में आ रही है। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता था? दूसरे पॉइंट में हमको निकालना होता था क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl, है ना। अब हम निकालेंगे क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl। अभी वेक्टर फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में ले आओ क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ B dl। अच्छा, अभी रुक जाओ, अभी ले आएंगे नॉर्मल फॉर्म में। अब देखो क्या है, यहाँ लूप जो है A B C D, अब ये पहले वाले एम्पीरियन लूप की तरह, सर्किल की तरह एक लूप एक सर्टेन शेप का लूप तो है नहीं। ठीक है, तो इसमें ए बी में प्रॉपर्टीज़ अलग हैं, बी सी में प्रॉपर्टीज़ अलग हैं, सी डी के अराउंड प्रॉपर्टीज़ अलग हैं और डी ए के प्रॉपर्टी अराउंड जो है प्रॉपर्टीज़ अलग हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं पहले। तो इस इंटीग्रेशन को चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। बी डॉट डी एल निकालेंगे ए बी के अराउंड अलग से, और बी डॉट डी एल निकालेंगे बी सी के अराउंड अलग से। सिमिलरली बी डॉट डी एल सी डी के अराउंड अलग से निकालेंगे, और प्लस बी डॉट डी एल डी ए के अराउंड अलग से निकालेंगे। राइट, अच्छा, अब ठीक है, हाँ, ओके। अच्छा, अब क्या करते हैं, देखो ये हो गया। अब इसको फर्दर हम ओपन कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। राइट, इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये ओपन कर लेते हैं हम। बी डी एल कॉस थीटा फॉर ए बी प्लस, देखो अभी मैं, चलो अभी ओपन ही कर लेते हैं। चलो बी डी एल कॉस थीटा फॉर बी सी प्लस बी डी एल कॉस थीटा फॉर सी डी और प्लस बी डी एल कॉस थीटा फॉर डी ए। राइट, ऐसे लिख दिया हमने, वेक्टर फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में लिख दिया। ठीक है भाई। अच्छा, अब देखो यहाँ पे थीटा कितना है? ए बी के अराउंड तो थीटा जीरो है, यहाँ पे थीटा जीरो है। यहाँ पे भी देखो कितना है? थीटा 90 है, यहाँ पे थीटा 90 है बी सी के अराउंड। डी ए के अराउंड भी थीटा कितना है? 90 है, और यहाँ पे तो बी ही जीरो है, इसके अराउंड तो मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो है। अब कॉस 90 क्या होता है? देखो कॉस 90 होता है जीरो, कॉस 90 क्या होता है? जीरो। यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो, तो ये तीनों टर्म हो गई जीरो, ये बची बस। तो हमारे पास क्या बचा फाइनली? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, और कॉस जीरो होता है 1 अराउंड ए बी। सिर्फ ये बचा हमारे पास। सब कुछ सॉल्व करने के बाद सिर्फ ये टर्म हमारे पास रह गई। ठीक, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। चलो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, अच्छा, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। देखो तो ये हो जाएगा हमारे पास बी। अब देखो ए बी में, ए बी के अराउंड बी कांस्टेंट है, ए बी के अराउंड बी कांस्टेंट है, क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो बी बाहर आ जाएगा, अंदर बचा इंटीग्रेशन ऑफ डी एल अराउंड ए। ठीक है, तो अब आप क्या देखो, ये लेंथ है ए बी, ये लेंथ क्या है? पूरी की पूरी ए बी। इस लेंथ की वैल्यू मैं एल मान लेता हूँ, इस लेंथ की वैल्यू है एल, ए बी की एल मान ली थोड़ी देर के लिए। तो सारे छोटे छोटे डी एल ऐड हो जाएंगे, तो टोटल लेंथ कितनी बनेगी ए बी के अराउंड? वो बनेगी एल, तो बी इंटू एल। ये हो गया। अब बात करते हैं करंट थ्रेडिंग द लूप की। तीसरा पॉइंट क्या होता था? करंट थ्रेडिंग द लूप निकालते थे। करंट थ्रेडिंग
द एम्पीरियन लूप, ये तो निकालते थे। अच्छा, अब एम्पीरियन लूप ये है। अब इसको देखो करंट थ्रेड कितनी बार कर रहा है। देखो अभी इस तरीके से टर्न्स हैं। अब देखो यहाँ देखो, गौर से देखो, ये लूप, ये आधे कॉइल्स का आधा हिस्सा, एक कॉइल का आधा हिस्सा तो लूप के अंदर आ रहा है और आधा बाहर आ रहा है। तो हो क्या रहा है, देखो यहाँ से करंट ऐसे गया, ठीक है, ऐसे गया, यहाँ पहुँचा और नीचे से आया और इसको ऐसे थ्रेड किया लूप को और फिर नीचे चला गया, फिर आया, फिर इसी डायरेक्शन में थ्रेड किया और फिर लूप के बाहर से घूम के फिर से नीचे गया और उसके बाद फिर से इसको थ्रेड किया, फिर से थ्रेड किया, फिर लूप के बाहर से फिर नीचे से थ्रेड किया। तो देखो हर बार एक ही डायरेक्शन में थ्रेड किया और कितनी बार थ्रेड किया, इतनी बार थ्रेड किया जितने बार इसके अंदर जितने नंबर ऑफ टर्न्स इसके अंदर आ रहे हैं। इस लूप के अंदर जितने नंबर ऑफ टर्न्स आ रहे हैं उतनी बार ही करंट इसको थ्रेड कर रहा है और एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में बार बार थ्रेड कर रहा है। तो हमको ये पता करना है इसके अंदर कितने टोटल टर्न्स हैं। तो देखो एक टर्म होती है हमारे पास जिसको बोलते हैं हम टर्न डेंसिटी, स्मॉल n, उसको बोलते हैं टर्न डेंसिटी। अब टर्न डेंसिटी क्या होती है? टर्न डेंसिटी होती है यानी एक यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स होंगे, टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टर्न्स पर यूनिट लेंथ। राइट, टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके, एक यूनिट लेंथ में पाए जाने वाले टर्न्स। देखो एक यूनिट लेंथ में जो टर्न मिलेंगे वो n मिलेंगे। तो l लेंथ में कितने टर्न्स मिलेंगे? तो l लेंथ में हमको मिलेंगे n इंटू एल टर्न्स, और जितने टर्न्स हैं उतनी ही बार करंट इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में थ्रेड कर रहा है। तो कितनी बार करंट ने थ्रेड किया? n इंटू एल इंटू आई, इतनी बार करंट ने इसको थ्रेड किया। राइट, अच्छा अब चौथे पॉइंट पे आ जाते हैं। चौथा पॉइंट क्या होता है? अप्लाई ACL, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ BDL किसके बराबर होगा? म्यू नॉट आई, और ये कौन सा आई है? करंट थ्रेडिंग द लूप। तो इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL की वैल्यू हम कितनी निकाली हमने? B इंटू एल। तो ये वैल्यू पुट कर दी B इंटू एल, और म्यू नॉट करंट थ्रेडिंग द लूप हमने कितना निकाला? N इंटू एल इंटू आई, N इंटू एल इंटू आई। ठीक है, L से L कैंसिल हो गया, तो B की वैल्यू हमको क्या मिली? B की वैल्यू हमको मिली म्यू नॉट N आई। ये है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, फाइनल एक्सप्रेशन B इज इक्वल टू म्यू नॉट N आई। राइट, तो ये था हमारा डेरिवेशन फॉर सोलेनॉइड। अच्छा, अब बात कर लेते हैं अगली डेरिवेशन की, वो है टोरॉइड। अच्छा, इससे पहले आगे बढ़े, इस एक्सप्रेशन को मैं थोड़ा सा और इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ। राइट, देखो चलो यहीं पे ऐड कर देते हैं। लेट्स सपोज n क्या है? टोटल टर्न्स है। कैपिटल N क्या है? टोटल टर्न्स है। इसमें टोटल टर्न्स कितने हैं? कैपिटल N। तो और इसकी लेंथ कितनी है? टोटल लेंथ मान लेते हैं हम कैपिटल L, है ना। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ हम मान लेते हैं वो है आपकी कैपिटल L। राइट, कैपिटल L लेंथ है। तो देखो एक यूनिट लेंथ में पाए जाने वाले जो टर्न्स होंगे वो होते हैं स्मॉल n। तो L लेंथ में पाए जाने वाले टर्न्स कितने होंगे? वो होंगे स्मॉल n इंटू एल, जो बराबर होगा कैपिटल N के। यानी कैपिटल N की जो वैल्यू होगी, कैपिटल N की वैल्यू होगी n इंटू एल, होगी कि नहीं? अब यहाँ से n की वैल्यू आ गई कैपिटल N अपॉन L, जो कि हम कहाँ पुट कर देंगे? इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी? B की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट N आई ओवर L। राइट, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। अच्छा, अब देखो कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है ना, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो अभी आपके पास दो फॉर्मूले आ गए, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, और दूसरा है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन अपॉन एल इंटू आई। आपसे पूछा गया कि हमने सोलेनॉइड की लेंथ को बढ़ा दिया, हमने सोलेनॉइड की लेंथ को बढ़ा दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड पे क्या इफेक्ट होगा? मैग्नेटिक फील्ड जो उसके अंदर है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? राइट, तो आप क्या बोलोगे? अच्छा, लेंथ बढ़ा दी, तो अगर आप लेंथ को इंक्रीज़ करोगे तो क्योंकि वो डिनोमिनेटर में आ रही है, लेंथ इंक्रीज होने से B की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी, है ना। यही तो बोलोगे आप।
देखो आंसर हो जाएगा आपका गलत। देखो अगर मैंने लेंथ कैसे बढ़ाई, देखो ये कॉइल है, मैंने और कॉइल इसमें ऐड कर दिया तो लेंथ बढ़ जाएगी कि नहीं? अगर मैंने और कॉइल इसमें ऐड कर दिया तो लेंथ बढ़ जाएगी। भाई दो तरीके हैं देखो लेंथ बढ़ाने के, या तो मैं इसमें और कॉइल्स ऐड कर दूं या मैं इसको खींच के लंबा कर दूं, है ना। तो अगर मैं इसमें और कॉइल्स ऐड कर दूंगा, अगर मैं और कॉइल ऐड कर दूंगा तो देखो इसकी लेंथ तो बढ़ेगी, इसकी लेंथ तो बढ़ेगी, है ना, लेकिन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स भी बढ़ जाएंगे। बताओ, इसकी लेंथ तो बढ़ेगी लेकिन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स भी बढ़ जाएंगे, यानी लेंथ तो बढ़ेगी और लेकिन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स भी बढ़ जाएंगे। ठीक, यानी कि देखो हुआ क्या, यानी कि इसकी टर्न डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। अरे 1 यूनिट लेंथ में मिलने वाले टर्न क्या रहेंगे? कांस्टेंट। यानी उस टाइम कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा? ऊपर वाला। समझ में आई बात? कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा? ऊपर वाला। दूसरी तरफ आपसे बोला जाए, देखो दोनों एक ही फॉर्मूले हैं, ये एक ही बात बताते हैं। देखो अब आपसे बोला जाए कि हमने लेंथ को बढ़ा दिया खींच के। अगर आपने लेंथ को खींच के बढ़ा दिया तो देखो लेंथ को आपने खींच दिया, बढ़ा दिया, लेकिन टोटल टर्न्स नहीं बढ़े, टोटल टर्न जितने पहले थे उतने ही थे, तो अब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा। दूसरे शब्दों में जब आपने इसको खींचा, आपने खींचा तो 1 यूनिट, भाई ये तो लंबा तो हो गया, लेकिन 1 यूनिट लेंथ में मिलने वाले टर्न्स कम हो गए, यानी कि टर्न डेंसिटी कम हो गई। तो टर्न डेंसिटी अगर कम हो गई, तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हाथों हाथ सोचना पड़ता है, ऐसा नहीं कि फॉर्मूला देख के बता दिया। ठीक, तो ये बातें भी इंपॉर्टेंट बात है, किससे रिलेटेड? सॉलिनॉइड से रिलेटेड, राइट। तो चलिए आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।